अस्सलाम वालेकुम डियर 10 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 12 का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपको पता है एज़ यूजुअल सबसे पहले आपको इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज बताऊंगा और उसके बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करने के बाद फिर बाकी जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे और रिमेनिंग एग्जाम्पल्स भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप देखेंगे कि जी रे ऑफ लाइट होती है, जब लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ताल्लुक न्यूमेरिकल से है तो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये आप पढ़ेंगे, जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जो स्फेरिकल मिरर है दो टाइप्स का होता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जो उसका जो कर्व्ड एरिया है उसकी बैक ओरिजिन की तरफ होगी, वेयर एज इन कनकेव में जो उसका जो सेंटर वाला यानी कर्व्ड एरिया है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो कन्वेक्स और कनकेव दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब उसमें यूज़ होने वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी जो भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के सामने आप रखेंगे उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से वो कितने फासले पर ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, और इसको हम डिनोट करेंगे P से। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम Q से डिनोट करते हैं कि जब भी आप स्फेरिकल मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका एक इमेज क्रिएट होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस है, अब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर है। इसके लिए फिर हम आगे दो तीन चीज़ें और देखेंगे। यानी सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से और इमेज डिस्टेंस को हम Q से डिनोट करेंगे। और फोकल लेंथ क्या है उसको हम F से डिनोट करेंगे। अगर आपके पास कर्वेचर का रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ द कर्वेचर दिया हो तो उसका हाफ ले लें तो वो भी हमारे पास फोकल लेंथ आती है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हम मिरर फार्मूला की मदद से फोकल लेंथ निकालते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इट इज़ नोन एज मिरर फार्मूला। यानी जब कभी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस गिवन हो और हमने फोकल लेंथ निकालनी होगी तो हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। या इन एनी केस कि इन तीनों में से कोई सी दो वेरिएबल्स नहीं हो, यानी इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी हो तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी होगी तो हम इमेज डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो मिरर फार्मूला की मदद से हम इन तीनों में से कोई सी दो क्वांटिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं उसके बाद कि इनकी साइन की अलॉटमेंट कैसे करते हैं। इफ़ द स्फेरिकल मिरर इज़ कन्वेक्स देन द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। यानी क्वेश्चन में बताया होगा कि जो जिस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है अगर वो कन्वेक्स मिरर है देन द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ विल बी असाइंड एज नेगेटिव वैल्यू। इन अदरवाइज जो अगर वो कनकेव मिरर है तब हम फोकल लेंथ के साथ पॉजिटिव साइन अलॉट करेंगे। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में वर्डिंग लिखा हुआ है जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उनके साथ वर्ड लिखा हुआ है कि रियल या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तब हम P और Q दोनों को पॉजिटिव अलॉट करेंगे साइन। इन केस द वर्ड्स ऑफ वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर आर रिटन विद द P और Q देन द वैल्यू ऑफ P एंड Q विल बी नेगेटिव। दोबारा समझा देता हूँ कि अगर कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और कनकेव मिरर की सूरत में फोकल लेंथ का साइन जो होगा वो पॉजिटिव साइन होगा। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस अगर वर्ड लिखा हुआ है वर्चुअल या बिहाइंड द मिरर तो P और Q के बाद साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि रियल या इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखा हुआ होगा तब हम P और Q को पॉजिटिव साइन अलॉट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट पहले समझ आएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। देन ये समझ आ गया आपको कि P और Q को पॉजिटिव कब अलॉट करेंगे साइन, व्हेन द वर्ड ऑफ रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट या इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखा होगा। इन अदरवाइज अगर वर्ड वर्चुअल या बिहाइंड लिखा हुआ है तो हम P और Q की वैल्यूज को नेगेटिव लेंगे। कन्वेक्स मिरर के साथ फोकल लेंथ नेगेटिव और कनकेव मिरर के साथ फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद है स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या है,
एन स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन होंगे, यानी आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर एज आर स्टैंड फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंसिडेंटल एंगल भी कहते हैं, इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिफ्रैक्टेड एंगल भी कहते हैं। यानी अगर हमें इंसिडेंटल एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल्स गिवन हैं और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फार्मूला की मदद से निकालेंगे, यानी दोनों की साइन वैल्यूज लेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे तो वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इफ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमेशा 1 होती है, लिहाजा जो साइन आर की जगह 1 आ जाएगा और ये फार्मूला हमारा रिड्यूस हो जाएगा एन इज इक्वल टू साइन आई। और उसके बाद हमें एक और कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल एंगल का। अब क्रिटिकल एंगल सी से हम उसको डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री 1 होने की वजह से साइन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिहाजा ये जो हमारी वैल्यू रह जाएगी एन इज इक्वल टू साइन आई। यहाँ से जो आई की वैल्यू है वो हमारा क्रिटिकल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर हमने क्रिटिकल एंगल निकालना हो, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन होगी, हम उस रिफ्रैक्टिव एंगल का पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी 1/n और फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यानी साइन इनवर्स की मदद से, एक होता है साइन और एक होता है इनवर्स ऑफ साइन। साइन के लिए कैलकुलेटर पे हम डायरेक्ट साइन लिखेंगे और वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमने इनवर्स फंक्शन लेना हो तो शिफ्ट साइन लिखेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा और फिर उसमें जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लेके वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल या एंगल आई की वैल्यू आ जाएगी। अब जो आज हमने एग्जांपल्स करनी है, जो क्वेश्चंस करने हैं वो इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड हैं। उसके बाद मज़ीद फार्मूलाज में चैप्टर में, क्योंकि इसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, लिहाजा जिस तरह की एग्जांपल और जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसी एतबार से मैंने इनके फार्मूलाज लिखे हैं। इंशाल्लाह जो इसके बाकी रिमेनिंग फार्मूलाज होंगे और रिमेनिंग एग्जांपल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ हर वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 12.1, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, एग्जांपल नंबर 12.1। A convex mirror is used to reflect the light from an object, यानी एक कन्वेक्स मिरर है। जब कन्वेक्स मिरर आ गया इसका मतलब है फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होगी। इज यूज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वर्ड फ्रंट आ गया इसका मतलब P या Q दोनों वो पॉजिटिव होंगे। यानी जब भी आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने देखना है कि कन्वेक्स है या कनकेव है। कन्वेक्स है तो इसका मतलब है फोकल लेंथ आपने नेगेटिव साइन नोट करना है। फिर बिहाइंड द मिरर है या इन फ्रंट ऑफ द मिरर है या रियल इमेज है या वर्चुअल है, उसके मुताबिक P और Q को हम साइन अलॉट करेंगे। क्योंकि इस एग्जांपल में बताया है द ऑब्जेक्ट इज 66 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर और वो मिरर जो है वो कन्वेक्स है, लिहाजा फोकल लेंथ जो दी हुई है 46 सेंटीमीटर, उसके साथ नेगेटिव साइन नोट कर देंगे और P की वैल्यू लिखेंगे 66 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर ये बिहाइंड द मिरर होता तब हम जो P की वैल्यू उसको भी नेगेटिव साइन नोट कर देते हैं। अब फाइंड क्या करना है? Q फाइंड करना है, यानी द इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल है कि जब हमने वैल्यूज़ को साइन अच्छे तरीके से नोट कर दिए अब हम मिरर फार्मूला यूज़ करके आराम से वैल्यू निकाल देंगे। लिखें यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, लेकिन हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं 1/-46 माइनस 1/66। कैलकुलेटर की मदद से आपने आंसर निकाला तो 1/q इज इक्वल टू माइनस 1/27। क्योंकि ये 1/q की वैल्यू है तो हमने फाइंड किसकी करनी है? Q की, लिहाजा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे।
So Q is equal to minus 27 centimeter, which means that the image is formed behind the mirror. यानी जो Q है, Q की वैल्यू क्या है? इमेज डिस्टेंस. अब ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है. जैसे हम लिखेंगे hence the image is virtual or behind the mirror. नेक्स्ट उसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2 है. अब एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ. अगेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और फ्रंट ऑफ द मिरर है. जैसा अब हम यहाँ पे लिखेंगे P की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ है. जैसा इसके साथ पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए लिखेंगे P इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. और पहला जो एग्जांपल थी वो कन्वेक्स मिरर था, अब ये कनकेव मिरर है. लिहाजा जो फोकल लेंथ है यानी F की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आ जाएगी. अगेन फाइंड हमने क्या करना है? Q, इमेज डिस्टेंस ही फाइंड करना है. सिमिलरली यूजिंग मिरर फार्मूला करेंगे. पहला वाला जो पहली एग्जांपल थी वो क्योंकि कन्वेक्स मिरर थी और ये कनकेव मिरर के साथ है, लेकिन गिवन डाटा के मुताबिक दोनों में मिरर फार्मूला की मदद से हमने Q की वैल्यू निकाली. सो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. सो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, विच इम्प्लाइज दैट 1/f यानी 1/10 माइनस p की वैल्यू है 6, तो 1/6, विच इम्प्लाइज दैट 1/q इज इक्वल टू माइनस 1/15. अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, हैंस q इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. अगेन नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है. लिखेंगे हैंस द इमेज इज वर्चुअल दैट इज बिहाइंड द मिरर. तो इसमें भी जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर होगा यानी वर्चुअल होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12.3 पेज नंबर 44. पेज नंबर 44 एग्जाम्पल नंबर 3. A ray of light enters from the air into the glass. यानी अब कह रहा है कि जी रे का मतलब होता है एक शॉट. A ray of light enters from air to glass, यानी from air into the glass, कि हवा से आई है और ग्लास यानी शीशे में आके वो रे दिखी है. अब आपने पता है कि जब भी कोई रे आएगी अब वो ग्लास से टकराएगी तो इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पैदा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पैदा होगा. तो फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वेयर एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन एज 30 डिग्री एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.52. यानी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि एक रे है विच एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास. जब भी कोई रे एयर से ग्लास में एंटर होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होंगे, जिसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बताया है 30 डिग्री है एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 1.52. टू फाइंड क्या करना है? रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है यूजिंग स्नेल्स लॉ. क्योंकि जब भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन हो तो हम स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल्स लॉ में जो n की वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है. अब फार्मूले में लिखेंगे वैल्यूज और जो मिसिंग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. यूजिंग स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r, विच इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू गिवन है 1.52 इज इक्वल टू साइन i यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस था 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन r. यहाँ से अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो साइन r यानी 1.52 साइन r इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. अब साइन r की वैल्यू निकाल लेते हैं. 1.52 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा. सो साइन r इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.52. अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से लेंगे 1/2 या 0.5. तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.52 करेंगे तो आंसर आ गया 0.33. अब ये आई हमारे पास साइन r की वैल्यू, लेकिन हमें रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना है. तो जब साइन इधर से उधर जाएगा तो ये उधर जाके साइन इन्वर्स बन जाएगा. तो लिखेंगे r इज इक्वल टू साइन इन्वर्स इंटू 0.33. अब साइन इन्वर्स की वैल्यू कैसे लेंगे कैलकुलेटर से? शिफ्ट साइन और फिर 0.33 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 19.3 डिग्रीज. हैंस द रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी 19.3 डिग्रीज. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12.4
सेम पेज पे है। अब सेम पेज पे उसमें भी गिवन है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है वाटर का विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज 1.33। टू फाइंड क्या करना है, द क्रिटिकल एंगल क्रिएटेड। अब क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये देखें आर की वैल्यू है 90 डिग्री। अब जब मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे लिखा स्नेल्स लॉ में, इफ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लिहाजा जो स्नेल्स लॉ है वो रिड्यूस होकर आ जाएगा एन इज इक्वल टू साइन आई, वेयर एज आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब मैंने कहा कि क्रिटिकल एंगल निकालना होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। सो क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आई विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, यानी रेसिप्रोकल ले लें जो भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसकी वैल्यू का, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हुए साइन इनवर्स उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिकॉज आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे हम इसको लिखने की जरूरत नहीं, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्रिटिकल एंगल आई विच इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू यूजिंग फार्मूला एंगल आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1/n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ 1/1.33 इज इक्वल टू 48.8 डिग्रीज। हैंस द क्रिटिकल एंगल इज 48.8 डिग्रीज। यानी जब कभी भी आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट उसका फार्मूला लिखें। जो क्रिटिकल एंगल है एंगल आई विच इज़ इक्वल टू सी, यानी सी सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और एंगल आई भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान फार्मूला है कि साइन इनवर्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है उसका रेसिप्रोकल ले लें और फिर उसका साइन इनवर्स लेके आंसर निकाल लें, तो वो आपकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। रिवाइज कर लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होंगे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। अगर कन्वेक्स मिरर यूज होगा तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और कनकेव मिरर की सूरत में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। वेयर एज इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस के बारे में अगर वर्डिंग लिखी हुई है रियल या इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो तब हम पी और क्यू दोनों के लिए पॉजिटिव साइन नोट करेंगे। इन केस ऑफ द वर्ड्स ऑफ वर्चुअल इमेज या वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर लिखा जाएगा तब हम पी और क्यू को नेगेटिव साइन नोट करेंगे। कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। फिर स्नेल्स लॉ में n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर का फॉर्मूला यूज करेंगे। आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों के रेशियो लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इन तीन वेरिएबल में से कोई से दो देंगे तो तीसरे हम निकाल सकते हैं। वेयर एज द क्रिटिकल एंगल, जब क्रिटिकल एंगल निकालना होगा तो हम उसको डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल नंबर 12.1 में ऑब्जेक्ट दिया हुआ था डिस्टेंस 66 सेंटीमीटर और कन्वेक्स मिरर था, जैसा फोकल लेंथ नेगेटिव थी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। जो वैल्यू 1/क्यू की आएगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, इट शोज दैट द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 12.2 में कन्वेक्स की बजाय कनकेव मिरर था, लिहाजा फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे और उसी तरह मिरर फार्मूला की मदद से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे। इसमें भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स द इमेज इज वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर। एग्जाम्पल नंबर 12.3 में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि एयर से इनटू द ग्लास रे जो है वो एयर से एंटर हो रही है इनटू द ग्लास। यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ की मदद से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 12.4 में आर की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.3 और क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हम डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन इनवर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वहाँ से हम एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम
कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। तब तक के लिए